कंबशन चैम्बर इन स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। तो सीआई वाला देख चुके थे, एसआई में देखते हैं। इसमें क्या है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में जो कंबशन चैम्बर जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है उसका डिज़ाइन, कि इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा होना चाहिए। मतलब हम डिज़ाइन इस तरह से करें इंजन का परफॉर्मेंस हमको सबसे बेटर मिले, बेटर से बेटर मिले, और नॉकिंग ना हो। नॉकिंग बहुत अनडिज़ायरेबल चीज़ है, इंजन को बर्बाद कर देता है। तो हमारा जो डिज़ाइन ऑफ कंबशन चैम्बर इज इन्फ्लुएंस बाय टू पैरामीटर्स, दैट इज़ द इंजन परफॉर्मेंस एंड नॉकिंग टेंडेंसी। अब इस डिज़ाइन में क्या आता है, कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ आता है। एक होता है शेप ऑफ कंबशन चैम्बर, मतलब कंबशन चैम्बर अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या, किस चीज़ का डिज़ाइन कर रहे हैं। तो शेप ऑफ कंबशन चैम्बर एक पार्ट, स्पार्क प्लग कहाँ फिट करें ये दूसरा पार्ट, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को कहाँ पे प्लेस करें ये तीसरा पार्ट, ठीक है। तो उस पर एक एक करके आएंगे। पहला बात तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा इस पे बाद में, पहले इसी को देखें। देखो, अगर मान लो कुछ हम इस तरह का कंबशन चैम्बर डिज़ाइन कर लिए, ये वाला इस टाइप का, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि फ्लेम प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इसको। फ्लेम प्रोपोगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा तो जो नीचे में जो पार्टिकल्स, फ्यूल का पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, इनको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा हीट को एब्जॉर्व करने के लिए, जो रेडिएशन से हीट आ रहा है, और ये अपना टेम्परेचर ऑटो इग्निशन पर पहुंचा लेंगे, और ये सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट यहाँ से छोड़ने लगेंगे, दोनों वेव फ्रंट फ्लेम फ्रंट्स आपस में मिलेंगे, नॉकिंग हो जाएगा। तो ये इस तरह का कंबशन चैम्बर हम नहीं चाहते हैं। इसलिए शेप ऑफ कंबशन चैम्बर भी काफ़ी मैटर करता है। इस तरह का अगर हम बना दिए, बहुत ज़्यादा लेंथ ले लिए, तो उससे क्या होगा कि फ्लेम फ्रंट्स का ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे नीचे बैठे पार्टिकल्स को, फ्यूल पार्टिकल्स को या एग्जॉस्ट वाल्व वाले पार्टिकल्स को काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा ऑटो इग्नाइट करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि स्पार्क प्लग का लोकेशन क्या, कहाँ रखा है, ठीक है। तो देखो, अगर स्पार्क प्लग सेंट्रली लोकेटेड नहीं है तो क्या दिक्कत होगा पता है। अगर मान लो स्पार्क प्लग को हम घिसका करके एकदम इधर कर दिए, ठीक है, उससे क्या होगा कि ये फ्लेम फ्रंट्स ट्रैवलिंग कुछ इस तरह से होगा कि इधर वाले जो एग्जॉस्ट में जो फ्यूल के पार्टिकल्स जो रहते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट वाला पार्ट थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है, तो वहाँ से कोई फ्यूल का पार्टिकल्स को ये नहीं जला पाया ये फ्लेम फ्रंट, ठीक है। तो इसके हीट, ये जो हीट रिलीज़ कर रहा है, इसके वजह से ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और प्लस एग्जॉस्ट वॉल के पास है तो इसका टेम्परेचर ऑलरेडी एग्जॉस्ट के कारण भी वहाँ से भी बढ़ रहा है, तो ये अपना टेम्परेचर भी ऑटो इग्निशन तक पहुँचा लेंगे, और यहाँ से एक सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट ये अपना देने लगेंगे, दोनों फ्लेम फ्रंट कोलाइड कर जाएंगे, और उससे नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेंट्रली लोकेट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंजन्स में सेंट्रली लोकेट अगर ना करें तो दिक्कत है, ठीक है। उससे क्या होगा कि फ्लेम फ्रंट ट्रैवल करेगा लेकिन वो इधर वाले फ्यूल पार्टिकल्स को नहीं बर्न करेगा, जिससे इनका अपना कंबशन का जर्नी चालू हो जाएगा। ये रेडिएशन से इसे हीट लेते रहेंगे और अपना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। दूसरा परेशानी कि अगर फ्लेम फ्रंट नॉर्मल छोटे से इंजन में हम लोग फ्लेम फ्रंट हम लोग प्रेफर करेंगे कि इंजन का साइज़ भी छोटा हो, फ्लेम फ्रंट जो है सेंट्रली लोकेट, फ्लेम फ्रंट बोल रहे हैं, स्पार्क प्लग सेंट्रली लोकेटेड हो, ठीक है। और बड़े इंजन्स में हम लोग क्या करते हैं, बेटर कंबशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग DTSI सिस्टम, DTSI सिस्टम यूज़ करते हैं, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम, ठीक है। ये बजाज का मॉडल में पेटेंट हुआ था, ठीक है। DTSI सिस्टम, डिजिटल ट्विन, दो स्पार्क प्लग लेंगे ताकि बेटर कंबशन हो जाए, अच्छा से फ्यूल सारा जल जाए बड़े इंजन में, ठीक है। तो ये था स्पार्क प्लग। लोकेशन ऑफ इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इस बात को, कि एग्जॉस्ट वाल्व अगर स्पार्क प्लग के जस्ट नियर है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल पार्टिकल जो स्पार्क प्लग के नियर अबाउट है उनको जला देगा, ये फ्लेम फ्रंट जो है इसको जला देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये दूर दूर है, ठीक है, तो वो, ये अभी प्रॉब्लम हम लोग देखे थे यहाँ पे, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि दूर दूर नहीं होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, ये तो हम लोग नॉकिंग में भी देख चुके हैं।
दूसरा चीज़, इनलेट वॉल्व का जो हम लोग डायामीटर ज़्यादा रखेंगे उससे क्या होगा, अगर मान लो इनलेट वॉल्व इस साइड लगा हुआ है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश चार्ज अंदर आएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है ऐसा इंजन में कंबशन चैम्बर का कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनलेट वॉल्व का साइज़ बिगर लेंगे एग्जॉस्ट से, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए फ्रेश चार्ज। ठीक है, हाई थर्मल एफिशिएंसी, हाई थर्मल एफिशिएंसी कब होगा, अगर कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन अच्छे से करेंगे तो हीट लॉस उससे कम होगा, हीट लॉस कम होगा तो हीट लॉस कम होने के कारण जो भी हीट होगा वो अंदर रहेगा, अंदर रहने के कारण उसका थर्मल एफिशिएंसी अच्छा होगा, वो हीट का कन्वर्जन जो है थर्मल एनर्जी इंडिकेटेड पावर और फिर ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग द नॉकिंग, नॉकिंग टेंडेंसी हमको नहीं चाहिए, नॉकिंग होना ही नहीं चाहिए मेरे, स्मूथ इंजन ऑपरेशन होना चाहिए। प्रोवाइड द स्केवेंजिंग इफेक्ट, देखो स्केवेंजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, हमारे जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, इससे क्या होता है कि इधर इधर थोड़ा सा जो फ्यूल पार्टिकल्स बच जाते हैं, इसको क्या करता है रिसाइडुअल फ्यूल पार्टिकल्स, ये यहाँ से एयर आता है और यहाँ से पुश करके यहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये एयर को क्या होता है स्कैवेंजिंग बेसिकली, अगर रफ भाषा में बोले कि धक्का मार के बाहर फेंकना, यही है। तो हम लोग थोड़ा सा इनटेक पाइप को बेंड करते हैं, ठीक है, ताकि स्कैवेंजिंग इफेक्ट प्रोवाइड हो। ये सब किस में आ गया, कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन। अब बेसिकली 4 तरह का होता है। पहला पार्ट होता है टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर। टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर में क्या है कि हम लोग देखो, एक टी शेप का कुछ दिख रहा है ना, टी शेप का डिज़ाइन हमको यहाँ दिख रहा है कि एक टी शेप का डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल अलग अलग है। ठीक है, मतलब अलग अलग है, उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक सेपरेट कैम मैकेनिज़्म लगेगा, यहाँ पे एक सेपरेट कैम। इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल को ऑपरेट कौन करता है, कैम करता है ना ऑपरेट, तो सेपरेट कैम मैकेनिज़्म लगेगा, इसको इसके लिए अलग लगेगा, इसके लिए अलग लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत टफ हो जाएगा, टी हेड टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करना इज़ नॉट ईजी। और शेप ऑफ फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस, यहाँ पे फ्लेम को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसी कारण यहाँ क्या होगा, नॉकिंग का प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, और मॉडर्न इंजन्स में इसका यूज़ भी नहीं करते हम लोग, फ्लेम को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और इसके कारण नॉकिंग का खतरा है। ठीक है, इसमें अब इसके कारण हम लोग गए दूसरे टाइप के कंबशन चैम्बर के पास, एल एल हेड टाइप कंबशन चैम्बर। ठीक है, इसमें क्या किया कि वॉल्व्स को जो है पहले कहाँ किया गया था, एंड टू एंड किया गया, एक वॉल लेफ्ट में एक वॉल राइट में, इस बार एक दोनों वॉल को एक ही साइड प्लेस कर दिया गया। मतलब ये दोनों दो वॉल नहीं दिखाया गया, एक वॉल उस साइड है, मतलब दिख नहीं रहा, बोर्ड के प्लेन के उधर है। ठीक है, मतलब दोनों वॉल एक साइड रखा गया। ठीक है, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल, इससे क्या हुआ कि सेपरेट कैम मैकेनिज्म हमको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ही कैम मैकेनिज्म से दोनों वॉल्व ऑपरेट होगा। यहाँ पे एक चीज़ है, वॉल्व आर प्लेस साइड बाय साइड, वन कैम शाफ्ट इज यूज। एल शेप होने के कारण यहाँ पर क्या दिक्कत है कि एल शेप होने के कारण, देखो एल शेप जो हो रहा है उसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा कार्बोरेटर से मिल करके, और इसको टर्न लेना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी लॉस होगा, जो माइनर लॉसेस होगा, यहाँ पे वेलोसिटी के में लॉस होगा और टर्बुलेंस इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी कम हो जाएगा एयर और फ्यूल का, तो इससे वेलोसिटी का लॉस होगा, वेलोसिटी का लॉस होने से टर्बुलेंस इफेक्ट कम होगा। टर्बुलेंस क्या होता है, हैफेजार्ड मूवमेंट होता है एयर, मतलब इधर उधर रैंडम मूवमेंट होता है, फास्ट मूवमेंट होता है एयर का, उसी को टर्बुलेंस कहते हैं। यहाँ पे मूवमेंट चूँकि वेलोसिटी कम है तो टर्बुलेंस कम हो जाएगा। टर्बुलेंस होने से क्या होता है कि जो फ्लेम फ्रंट होता है वो बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करता है, बड़े तेज़ी से ट्रैवल करता है। इतने तेज़ी से ट्रैवल करेगा तो यहाँ नीचे बैठे जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं इनको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब फ्लेम फ्रंट आया, और इनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि क्या हुआ कि वेलोसिटी लॉस हुआ, तो ये फ्लेम फ्रंट आराम आराम से ट्रैवल करेंगे, आराम आराम से। ठीक है, इसके कारण इधर इसको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, अपनी हीट को अब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन से, और अपना टेम्परेचर ये ऑटो इग्निशन तक पहुंचा लेगा और इधर से सेकेंडरी फ्लेम फ्रंट छोड़ने लग जाएगा। तो इस कारण से एल शेप होने के कारण लॉस इन वेलोसिटी होता है और टर्बुलेंस कम हो जाता है, जिसके कारण नॉकिंग ज़्यादा होता है, फ्लेम फ्रंट को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा। टर्बुलेंस कम हो गया, स्पीड कम हो जाएगा, फ्लेम फ्रंट को ज़्यादा फ्लेम फ्रंट जो है धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, तो उससे
फ्लेम फ्रंट का टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक आर आई कार्डो, एक जनाब आए आर आई, उनका नाम था आर आई कार्डो, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ये जो शेप था एल शेप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा ये स्फेरिकल टाइप का बना दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो फ्यूल पार्टिकल, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा फाइन एयर फ्यूल का, वो इससे टकरा के इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड इंक्रीज होने से इसमें टर्बुलेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा। टर्बुलेंस देखो, आर आई कार्डो एल टाइप कंबशन चैम्बर इसको कहते हैं। इसमें कंबशन टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और फ्लेम का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा, नॉकिंग कम होगा, ठीक है। ठीक है, तो और दो टाइप के कंबशन चैम्बर बच रहे हैं, उसको आगे में देख लेंगे, ठीक है।